नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके वाली सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारतीय भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेशों में भी हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, उनको हमने 4 भागों में बांटा था। जैसे पर्वत, यानी कि उत्तर का विशाल पर्वत, और दूसरा या मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, या जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो। और उसके बाद में पढ़ा था हमने प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो मैं इसको पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान और साथ ही द्वीप समूह। तो देखते हैं, क्योंकि हम ये 3 पहले वाले पढ़ चुके हैं। और हालांकि यूँ तो जो भारत के भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में ही नहीं, हमने 4 भागों में बांटा, लेकिन कहीं 6 भागों में पढ़ते हैं, 5 भागों में पढ़ते हैं। वो तटीय मैदान और द्वीप समूह को अलग पढ़ते हैं। तो यह हम कह सकते हैं तटीय, आज की जो हमारा हेडिंग का टॉपिक हो जाएगा तटीय मैदान और द्वीप समूह। पहले तटीय जो मैदान है उनको देखते हैं। ऐसे ही कोई भारत का हमारे हिस्सा है, और चूंकि हम उत्तर का जो विशाल मैदान पर्वत पढ़ चुके हैं, और ये मैदान है वो भी पढ़ चुके हैं, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी पढ़ चुके हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार और ये जो पश्चिमी तट है, ये हम कह सकते हैं इसको जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो इसके बीच का ये जो मैदान है इसे हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। हम कह सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो इधर वाला जो है ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। हालांकि ये क्वेश्चन RS 2000 जो है 16 में भी आया था, और RS 2018 में भी पूछा गया। 16 में तटीय मैदान पूछे गए और 18 में प्रायद्वीपीय भारत, तो ये से रिलेटेड ही था। तो ये इधर पूर्वी तटीय मैदान हो गया। अब चूंकि यहाँ पे पर्वतमाला है और इससे जो बारिश होती है, तो ये जो दक्षिण जो पश्चिमी मानसून आता है उसके बीच में रुकावट हो जाती है। यहाँ से बारिश हो गई, ये जो नदियाँ सीधी यहाँ ऐसे निकलती हैं, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदियाँ ऐसे जाती हैं। तो यहाँ पे इस तटीय मैदान में है जो लेटेराइट जो मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे अगर गोवा की बात करें हम, नहीं सॉरी केरल की, तो केरल की जो बालू है या मिट्टी है उसमें मोनोसाइट जो कि थोरियम का कहते हैं, थोरियम पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे इन तटीय जो प्रदेशों में है, तो यहाँ मतलब यानी कि जो मिट्टी होती है वो तो नीचे चली जाती, थोड़ी ऊपर कंकड़ पत्थर रहते हैं यहाँ तटों पे। और ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये मसालों के लिए खास करके, तो लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा जाए तो मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है। इलायची वगैरह ऐसे यहाँ मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी प्रकार पूर्वी तटीय प्रदेश की या पूर्वी तटीय जो क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ यानी कि जल के साथ ढोई हुई या लाई हुई मृदा होती है, उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं हम। तो ये जो नदियाँ लेके आती हैं इनको, और यहाँ जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, पूर्वी तट है, इस पे लाके अब ये यहाँ जो है गिरा देती है मिट्टी, गाद लेके आती है। लेकिन अब देखो यहाँ जो खारा समुद्र का पानी है, ये समुद्र हिमालय का पानी मीठा है, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय के जो नदी बहती है उनका पानी मीठा होता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों का है जो यहाँ, अब जैसे ये पश्चिमी घाट के पर्वतों से नदियाँ पानी लेके आएगी, तो अरब सागर से आने वाला भाप बन के पानी ऊपर उठा, पहाड़ों से टकरा कर वापस बादल बन के यहाँ संगम होकर बारिश हुई, तो ये पानी जो इधर आ रहा है, यानी कि जो नदियों द्वारा जल लाया जा रहा है, ये खारा है, खारा पानी है। तो खारा पानी, इसके अंदर नमक की मात्रा आएगी, नमक की मात्रा आएगी, ये जरूर है मृदा, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। और इस मृदा का उपजाऊ भाग, या आप कह सकते हैं कि इसका जो भाग या खारापन है वो कौन झेल सकते हैं? नारियल के पेड़। तो यहाँ हम देखते हैं इस वाले भाग पे नारियल के जो पेड़ है, नारियल के पेड़ है वो ज़्यादा होते हैं, तो नारियल का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि इन तटों के कुछ नाम भी हैं। वैसे इनको नाम तो वैसे तो हम तटीय जो पूर्वी या पश्चिमी तटीय प्रदेश कहते हैं, लेकिन इनके भी जो हमारे क्षेत्रीय कुछ नाम भी हैं। जैसे
और पश्चिमी तटीय प्रदेश ये बंदरगाहों के लिए काफी प्रसिद्ध है, मतलब बंदरगाहों के लिए यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि यहाँ जहाज आते ही रुक जाता है, तो उस पर जो सामान लोडिंग होता है या लोडिंग करना होता है वो आसान हो जाता है। तो इधर काफी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ बीच में राम सेतु आ जाता है, और चीन से आने वाला सामान या कुछ भी होता है तो यहाँ आके फिर इसको छोटे छोटे जहाजों के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है। तो इधर है जो डायरेक्ट लाया जा सकता है। और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तब भी पाकिस्तान का जो PNS गाजी था तो वो यहाँ आके भारत से युद्ध करने में कोशिश कर रहा था लेकिन असफल हो गया। तो इस इधर जो है उबड़ खाबड़ ये जो तट है तो इस हिसाब से यहाँ जहाज को रखने में या माल ढुलाई करने में आसानी होती है, इसलिए जहाजों के लिए बंदरगाहों के लिए काफी फेमस है, ये कह सकते हैं। अब इस तटीय प्रदेशों के अलग अलग नाम है, जैसे हम ये गुजरात वाला ये तट है कोंकण तट, सॉरी इसको काठियावाड़ का तट कहते हैं, काठियावाड़। और ये जो गुजरात और महाराष्ट्र ये वाला भाग सौराष्ट्र कहलाता है, सौराष्ट्र का तट। फिर ये महाराष्ट्र से लेकर ये गोवा तक का भाग है, ये कोंकण तट है। और फिर गोवा से ये बेंगलोर तक का, तो ये हम कह सकते हैं इसको कन्नड़ तट। और फिर ये कर्नाटक से यहाँ पे तमिलनाडु तक का है, ये है मालाबार। ये केरल से तमिलनाडु तक का है मालाबार। फिर इधर आता है तमिलनाडु से आंध्रा तक का ये कोंकण, सॉरी कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। फिर ये यहाँ तो उड़ीसा का जो है तो इसको उत्कल और उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, और कहीं कलिंग तट भी कहा जाता है, इसी का ही नाम है कलिंग तट। तो ये जो तटीय मैदानी प्रदेश है उसके अलग अलग भाग है और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये कह सकते हैं गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र गुजरात वाले बॉर्डर में सौराष्ट्र, ये कोंकण गोवा तक, कन्नड़ केरल तक, केरल और तमिलनाडु तक का मालाबार, ये तमिलनाडु से आंध्रा तक का कोरोमंडल, और फिर ये उड़ीसा वाला है यहाँ उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जैसे हम बात करते हैं बंदरगाहों के लिए फेमस है, और अब यहाँ जैसे गोवा, ये केरल की जो बात करते हैं हम, तो केरल में मोनोजाइट, ये हम कह सकते हैं कि केरल की जो बालू है उसमें मोनोजाइट गैस पाया जाता है, और मोनोजाइट है वो थोरियम गैस, ये हम कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ गोवा है और गोवा वाले बीच पे, तो अभी जैसे कोरोना की ये दूसरी लहर आने से पहले घर वालों ने कहा है कि हमें मतलब कुंभ में जाना है और कुंभ जाने का प्लान बनाया। अब उनको कौन समझाए कि भाई गोवा जाने की उम्र है और कुंभ कौन जाए, फिर जैसे तैसे भी करके उनको मनाया कि नहीं जाना है, और शुक्र है कि नहीं गए तो ठीक है रहा, नहीं तो क्या पता जाते तो सही और वापस जो है प्लास्टिक में पैक होके आते हैं, क्योंकि दूसरी लहर ने तो पता ही है कुंभ में जाने वालों को क्या हाल कर दिया है, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश और जो पूर्वी तटीय प्रदेश है इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, और इस प्रकार से पूछा जाता है निम्न तटों का संबंधित जो राज्य है उससे रिलेटेड नाम के बारे में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं द्वीपों की, या हम ये कह सकते हैं जैसे तटीय मैदान हमारे हो गए, अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह भी दो प्रकार के हैं, एक तो तटों के समीप द्वीप और एक तटों से दूर वो द्वीप। तो मुख्यतः अगर पहले तट से द्वीप वाले या तट से दूर वाले द्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप, यानी कि अरब सागर में, और बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा अंडमान एवं निकोबार। और ये ऐसे एक लाइन में है, इसको लाइन कह सकते हैं। क्योंकि हमने जब हिमालय पढ़ा था तो हमने देखा था कि शिवालिक पहाड़ियों का ही जो भाग है वही आगे जाके क्या है सुदूर जो हिमालय शिवालिक पहाड़ियों का या शिवालिक हिमालय का है जो सुदूर भाग कौन सा है वही हिमालय
सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिमालय का ये सुदूर दक्षिणी पूर्वी ये जो भाग हम कह सकते हैं वही है। अब यहाँ हम अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप है, 37 द्वीप। और इसमें जो मुख्य द्वीप है वो है कारावती और मिनिकॉय। कारावती है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कह सकते हैं, और लक्षद्वीप की राजधानी कैपिटल भी है। और मिनिकॉय यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध द्वीप। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये यहाँ कुल मतलब 500 लगभग 572 द्वीपों का समूह है। और यहाँ पे 2 ज्वालामुखी भी पाई जाती हैं। एक का नाम है बैरन जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसी? यानी कि वहाँ कभी कभी जो है निकलता है, यानी कि एक तरह से कभी कभी लावा है जो निकलता है। दूसरी है नारकोंडम। बैरन चूंकि सक्रिय है क्योंकि सक्रिय लावा निकलता रहता है, और ये है सुसुप्त, यानी कि कभी कभी लावा निकलता है, उसमें मृत नहीं है लेकिन हाँ निकलता है। पहले कभी निकला था, अब निकलने के कहते ना सुसुप्त है, अभी सोई हुई है लेकिन ये निकल सकता है, ऐसा नहीं है। बैरन है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इसमें मुख्यतः जो हमारे कह सकते हैं तट से दूर स्थित द्वीपों में यही है। और हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मैप में तब देखेंगे, क्योंकि इसकी राजधानी है, उससे रिलेटेड जो भी पूरी जानकारी है वो देखेंगे, कौन कौन से इसके बीच में चैनल आते हैं वो मैप से ही समझ सकते हैं। और ये जो मुख्यतः तटों से जो दूर जो द्वीप स्थित है वो हमने देखे। अब हम देख लेते हैं कि तटों के समीप वाले द्वीप। तटों के समीप में जैसे गुजरात की बात की जाए तो आलिया बेट और खड़िया बेट, खड़िया और खदिया एक नाम है। इंग्लिश में इसको आलिया भट्ट लिखते हैं, हालांकि वो याद भी हो जाता है लेकिन लिखते हुए ऐसे याद हो जाता है। तो आलिया बेट को ये दोनों का है गुजरात में। और यहाँ पे अब केरल में एक है वेलिंगटन द्वीप। और उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में पंबन द्वीप। और फिर आता है आंध्रा, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्रा में। और ये इसरो का जो है मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी है यहाँ पे, कहाँ? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो मिसाइल, और फिर यहाँ आता है हमारे उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप। और फिर यहाँ आता है बंगाल में न्यू मुरे, पश्चिम बंगाल में न्यू मुरे द्वीप। तो इस प्रकार ये कुछ द्वीपों के नाम हम याद रख सके, कौन सा द्वीप कहाँ पे है। तो हम ये कह सकते हैं ये गुजरात में हो गया, ये केरल, ये तमिलनाडु, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, अब्दुल कलाम ये उड़ीसा, और ये बंगाल। तो इस प्रकार हम हैं जो द्वीपों के नाम याद रख सकते हैं। और प्राय द्वीपों से या तो तटों से दूर वालों में पूछा जाता है, या फिर तटों के नजदीक स्थित द्वीप है उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा कहाँ स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि तटों से दूर स्थित द्वीप है, तो जैसे वहाँ पे अंडमान निकोबार पढ़ा था। अंडमान निकोबार की 2 जनजातियां, जैसे एक सैम्पेन है और एक सेंट्रलैंड है, उसके बारे में बहुत कहते हैं कि वो यानी कि प्रसिद्ध है, और वहाँ से क्वेश्चन बनते भी है, पूछा भी जाता है। तो यहाँ उनको देख लेते हैं। ये हमारे हो जाएंगे अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से सैम्पेन जनजाति एक तो, और एक है सेंट्रल लैंड।
आपको पता होगा सेंट्रल एंड जनजाति, ये मतलब ऐसी जनजातियां हैं कि जब 2004 में सुनामी आई थी तब भारत सरकार या भारतीय वायुसेना का जब हेलीकॉप्टर गया वहाँ हेल्प करने के लिए, तब पता नहीं सोच रहे हैं कि क्या आ गया ये मैंने कि मतलब इतनी पिछड़ी हुई, या हालांकि अपनी जनजाति में ट्राइबल जो कल्चर है या फिर जनजाति संस्कृति है उसमें ये खुश हैं, लेकिन भारत सरकार ने सहायता करने के लिए भेजा तो भी ये लोग डर रहे थे, या फिर कहीं कहीं दोस्त हैं कि हमारी इनकी जो इनको ऐसा फील हो रहा था कि उनकी संस्कृति को ह्रास पहुंचाया जा रहा है या उनका शोषण या एक तरह से उन पर अत्याचार होंगे, ऐसा उनको फील हो रहा था। तो इन्हें कितनी मतलब मुश्किल में थे तो भी ये सहायता नहीं लेना सकते, खुद अपने आप वो मतलब मैंने कि मैनेज करने की कंडीशन में थे। और लास्ट ईयर एक फॉरेनर कोई विदेशी थे तो वो घूमने गए थे यहाँ पे और सोचते थे कि वो मतलब कहते हैं ब्रिटेन से आए थे शायद या अमेरिका से थे, तो बाइबल थी उनके पास और वो जो लेके चले गए वहाँ पे। और उन्होंने देखा कि वहाँ से जैसे ही वो मतलब यानी कि जहाज में नाव में आगे जा रहे थे वहाँ अंडमान निकोबार में द्वीपों पे सैंपल जनजाति वाले, और वहाँ थोड़ी देर उन्होंने जैसे वो किताब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा ये तीर आके लगा उनको, किताब में आके घुस गया। तो उन्होंने मतलब यानी कि ईसा मसीह को याद करते हुए कहा कि गॉड ने बसा दिया मुझे कि तीर मेरी किताब में ही लगा। थोड़ी देर बाद में पता चला कि तीर खुद को ही लग गया। तो मतलब यानी ये ऐसी जनजातियाँ हैं कि वहाँ भारत सरकार भी नहीं पहुँच पाती है, और ये गए थे वहाँ जनजातियों का विकास या वो कहते हैं ना निवारण करने के लिए, तो मूर्खता की भी हद होती है। तो भारत सरकार भी कुछ नहीं कह सकती, हालांकि भारत सरकार ने मना कर रखा है कि उस एरिया में कोई पर्यटन नहीं जाएगा। ये जैसे तैसे ही वहाँ जो देसी वो कहते हैं ना वहाँ क्षेत्रीय जो भी नाविक वगैरह होते हैं या मछुआरे पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं उनको कुछ लालच वालच दे दू के मतलब जाना चाहते थे, तो चले तो गए लेकिन वापस नहीं आ पाए। तो भारत सरकार की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको कहाँ अकल आने वाली थी, लेकिन अब ठैया लगा ही दिया इन्होंने। तो ऐसा भी होता है, मतलब इतनी भी बैकवर्ड जनजाति है लेकिन वो अपनी जनजातीय संस्कृति में खुश हैं। इस प्रकार हमने भारत की जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को जो पढ़ा हमने, और शुरू में हमने पर्वत, बाद में मैदान, फिर पठार और फिर तटीय प्रदेश और तटीय मैदान जिसमें कह सकते हैं या फिर द्वीप समूह। तो इस प्रकार हमने भारत की ज्योग्राफी को खासकर 4 भागों में बांट के मुख्य मुख्य जो ज्योग्राफी के सामान्य क्वेश्चन बनते हैं वो देखे, बाकी वाला जो पोर्शन है वो मैप में होता है, क्योंकि मैप में किसी चीज़ को वो है एग्जैक्ट देख सकते हैं और उसके बाद उसको अनुमान लगा सकते हैं यानी कि याद कर सकते हैं। तो बाकी वाला पोर्शन हम मैप में देखेंगे और अच्छी तरीके से उसको बना के उसको करेंगे। और उम्मीद करते हैं आज जरूर ज्योग्राफी से में आपने कुछ सीखा होगा, ज्योग्राफी कुछ आसान लगी होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।